मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और इस अध्याय का हम ये 3rd वीडियो बना रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजनीति क्या है, समझ बनाने की कोशिश की। उसके बाद हमने पढ़ा कि राजनीति सिद्धांत में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो हमने लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता आदि के बारे में चर्चा की। अब और वो किस किस ने कौन कौन से विचार दिए हैं, उन विचारकों के बारे में भी आपको समझाया था। आज हम बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में कैसे उतारा जा सकता है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो हम देखते हैं कई बार हम इस पूरी पुस्तक में हम जिन 4 बातों की चर्चा करेंगे वो है स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। इन सिद्धांतों के बारे में हम पूरी पुस्तक में चर्चा करेंगे। अलग अलग चैप्टर हैं इनके नाम से। ठीक, तो इनके बारे में जब हम बात करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम इनके अर्थ के बारे में, उत्पत्ति के बारे में, महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारे जो राजनीतिक सिद्धांतकार हैं उन्होंने हमें बताया है कि आज़ादी क्या है या समानता क्या है, उसके बारे में उन्होंने विभिन्न प्रकार की अलग अलग परिभाषाएं दी। आपने कभी, अभी तो इस बार आप 11वीं कक्षा में पहली बार ये इस तरह से अलग पढ़ रहे हैं, पर पहले भी आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ा होगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि फलाने ने कहा है, ढिकाने ने कहा है, इसके अनुसार, उसके अनुसार। क्या है ये डेफिनेशंस हैं। चूंकि समाज विज्ञान या राजनीति विज्ञान या हमारे जितने भी कला संकाय के विज्ञान हैं, इन सब में क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि 2 + 2 4 होंगे। यहाँ पर समानता की अवधारणा एक जगह अलग है तो दूसरी जगह परिस्थितियों में वो बिल्कुल अलग हो जाती है। तो इस प्रकार स्वतंत्रता की भी परिभाषा अलग हो जाती है। तो हर व्यक्ति की अलग अलग परिभाषा। जैसे मेरी नज़र में स्वतंत्रता कुछ है, सामने वाले की नज़र में स्वतंत्रता कुछ और है। जैसे आप बच्चे हैं, आपकी नज़र में स्वतंत्रता है पढ़ाई ना करना। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा सबके साथ नहीं है, पर ज़्यादातर बच्चों को लगता है पढ़ाई ना करना हमारी स्वतंत्रता है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ पिताजी और माताजी के लिए स्वतंत्रता क्या है? आपकी स्वतंत्रता है कि आप विद्या अध्ययन करें, जिससे कि आप अपने पैरों पर खड़े होंगे और आत्मनिर्भर होंगे और जीवन भर स्वतंत्र रहेंगे। आप उनके ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषाएं बदल जाती हैं। इसी प्रकार से देश, काल और परिस्थितियों का भी अंतर पड़ता है। एक समय में स्वतंत्रता का कुछ अर्थ होता था, दूसरे समय में कुछ और है। जैसे कि पहले जब तक हम स्वतंत्र नहीं थे तब तक हमारी नज़रों में स्वतंत्रता थी कि हम ब्रिटिशर्स से अपनी आज़ादी ला लें, वही हमारे लिए स्वतंत्रता थी। लेकिन जब हम स्वतंत्र हो गए और आज 2020 में हमारे लिए स्वतंत्रता के मायने सिर्फ खुली हवा में सांस लेना ही नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए वैसी परिस्थितियां उत्पन्न कराए कि हम स्वतंत्रता का उपभोग कर सकें। मान लो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमें गुंडे के द्वारा, बदमाशों के द्वारा या समाज के जो अवांछनीय तत्व हैं या उपद्रवी जो लोग हैं, उनके डर से हम बाहर, हमें जाना है फिर भी हम समय से पहले अपने घर आ जाते हैं। हम रात में बाहर नहीं घूम सकते, बाहर काम करने नहीं जा सकते, या डर कर कहीं ना कहीं रहते हैं। तो क्या है, फिर सरकार को ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराए कि शांतिपूर्ण माहौल रहे, कहीं भी तनाव ना हो, चोरी चकारी की घटनाएं ना हो, हिंसा की घटनाएं ना हो। तो अब ये स्वतंत्रता की जो अवधारणा है वो व्यापक हो गई। कैसी हो गई? सिर्फ सांस, खुली हवा में सांस लेने को ही स्वतंत्रता नहीं कहेंगे, बल्कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करवाना कि हम वास्तविक स्वतंत्रता का उपयोग भी कर सकें, है ना। अब इधर बंदूक रख दिए और सामने बंदूक के साइन बिठा दिया, आप स्वतंत्र हैं, तो क्या आप स्वतंत्र महसूस करेंगे? भाई, आप जब तक आपकी सर पर बंदूक रहेगी आप स्वतंत्र। तो कारण ये है कि समय और परिस्थिति के अनुसार इन सारे शब्दों की परिभाषाएं बदल जाती हैं। अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से परिभाषाएं देते हैं। उसका कारण क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चूंकि जैसे कि गणित में होता है, त्रिभुज के बारे में हम बात करते हैं या आयताकार के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ परिभाषा एक जैसी ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो लोग वस्तु के बारे में बात करते हैं और हम लोग व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, है ना। हमारा जो विषय है वो मनुष्य है, वस्तु नहीं है। और मनुष्य क्या है? एक सजीव प्राणी है और उसके अपने एक संबंध होते हैं लोगों से, है ना। उन संबंध बदलते रहते हैं परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, तो हमारी परिभाषाएं भी बदलती रहती हैं। इसीलिए चूंकि हमारा कला संकाय का, कला विज्ञान का, कला जो पूरा है, सारे जो विषय हैं कला के, उन सबका संबंध मनुष्य से होता है। और मनुष्य एक सजीव प्राणी है, वो बोल सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है। जबकि जड़ जो वस्तुएं हैं वो ऐसा नहीं कर सकती। उनके बारे में तो हमने फिक्स कर दिया तो कर दिया, वो बोलेंगे नहीं, वो नहीं कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, हम तो ऐसा फील कर रहे हैं।
हम त्रिभुज नहीं है, हम तो आयताकार जैसे समझ रहे हैं अपने आप को, तो वो बोल नहीं सकते, वो महसूस नहीं कर सकते, वो सजीव नहीं है, जड़ है। इसीलिए उनके ऊपर जो परिभाषाएं दी गई हैं वो स्थिर हैं, बदलेंगी नहीं। पर हमारे यहाँ चूंकि मनुष्य अध्ययन का विषय है, इसलिए परिभाषाएं बदलती रहती हैं। ठीक है, तो अब उनको व्यवहार में कैसे लाए भाई? हम जो सिद्धांत हैं और उनकी परिभाषाएं अलग अलग बदलती रहती हैं, तो फिर हम इनको व्यवहार में कैसे लाएंगे? अब थोड़ा सा जटिल प्रश्न हो जाता है ना। तो आओ हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूंगी, जैसे कि समानता है, समानता। तो समानता की जब हम बात करेंगे तो क्या परिभाषा है? समान व्यक्तियों से समान व्यवहार, समान व्यक्तियों से समान व्यवहार, ये सर्वमान्य परिभाषा है, समानता है। ठीक है, समान व्यक्तियों से समान व्यवहार। तो हमारे जो राजनीतिक सिद्धांतकार थे उन्होंने एक सर्वमान्य परिभाषा दी है, जिसको अब यहाँ समान व्यक्तियों से समान व्यवहार कह दिया। तो ऐसा नहीं है कि कई बार होता है ना समान, जैसे कि कई लोग कहते हैं समान व्यवहार होना चाहिए, यानी अगर कोई व्यक्ति कहते हैं कि एक जैसे, कई बार होता है ना समानता की हास्यास्पद परिभाषा देते हैं कि भाई सबको बराबर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सबको बराबर करने के लिए हम, कोई काला व्यक्ति है तो उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, सब खूब अच्छे क्रीम पाउडर ये, और जो अच्छा साफ गौर वर्ण का व्यक्ति है उस पर हम काले पोत देंगे या उसको गंदे कपड़े देंगे या उसको, तो क्या ये समानता है कि भाई दोनों को एक जैसा दिखाने के लिए हम जो है उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि वो गंदा दिखे और इनको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे? तो क्या ये समानता की सटीक परिभाषा है? बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही हास्यास्पद परिभाषा है ना। तो यही अलग अलग चीजें हैं। तो जो सर्वमान्य परिभाषा है वो है समान व्यक्तियों से समान व्यवहार ही समानता की परिभाषा है, लेकिन इसके भी अलग अलग मायने होते हैं, अलग अलग। अब हम जब थोड़ा सा दृष्टिपात करें, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या कहीं राशन की दुकान में हम नंबर लगा के खड़े होते हैं, तो वहाँ हमारी क्या कोशिश होती है? कभी टिकट के लिए हम रेलवे स्टेशन पर भीड़ में लाइन लगा कर खड़े होते हैं, तो हमारी क्या अपेक्षा होती है कि सभी लोग आए और क्रम से करें। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आके सीधे खिड़की पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, टिकट लेने की कोशिश करते हैं, बहुत होता है ये हमारे भारत में। तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं? गुस्सा आता है कि भाई ये तो, हम तो इतनी देर से खड़े हैं, ये तो अभी आया और सीधा जाकर टिकट ले लिया। लेकिन अगर वो जो टिकट बांट रहा है वो व्यक्ति मना कर देते कि नहीं नहीं आप रॉन्ग है, आप पीछे से आइए, लाइन में लगिए, फिर आपको टिकट मिलेगा, तो हम खुश होते हैं कि वाह ये तो अच्छा है, रूल्स है, सही जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसको पहले बुला के टिकट दे दिया जाता है, या डॉक्टर पहले किसी मरीज को पहले बुला ले और कतार लगी है, तो हमें खराब फील होगा, हमें क्या लगेगा? ये तो गलत है, हम जब बराबर से पे कर रहे हैं, हम टिकट का बराबर भुगतान कर रहे हैं, डॉक्टर की फीस दे रहे हैं, फिर इसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? ये अभी आके क्यों अभी टिकट ले गया या अभी क्यों दिखा गया? तो ऐसे में हमें गुस्सा आता है। लेकिन ये तो समान व्यक्तियों के समान व्यवहार होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, कुछ समाज में बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, है ना, विकलांग होते हैं, कभी कभी गर्भवती स्त्रियां होती हैं। तो आपने देखा जैसे सीटों पे हम बस में या ट्रेन में खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, और अचानक कोई ऐसी गर्भवती महिला आ जाती है, तो हालांकि आजकल तो ऐसे लोग हो गए हैं तो उन पर भी दया नहीं करते, लेकिन जनरली एक मानवता के बनाते, कहते हैं आइए बैठ जाइए, भले कितनी ट्रेन भरी हो, मुश्किल से हमें सीट मिली हो, लेकिन अगर ऐसा कोई बुजुर्ग व्यक्ति या गर्भवती महिला या विकलांग को देख के हमें दया आ जाती है और हम कहते हैं कि आप बैठिए मैं खड़ा होता हूँ। तो क्या है, ये विशेष व्यक्तियों के लिए फिर एक हमारी एक अलग भावना है, सिंपैथी है, संवेदना है उनके प्रति। तो ऐसे समय में क्या होता है, उनके लिए अलग से व्यवस्था होती है, उनके लिए अलग से जब कतारें होती है तो हमें आपत्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो समान नहीं है। यहाँ बात हो रही है समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, क्योंकि वो बुजुर्ग एक जवान के जैसे समान नहीं है, वो विकलांग हम जैसे हाथ सजीव हाथ पैरों वालों के समान नहीं है, वो गर्भवती महिला कष्ट में है, उसके साथ बहुत परेशानियां हैं, तो वो समान नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए या महिलाओं के लिए भी अलग कतारें होती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ परिभाषा अलग थी, वहां परिभाषा अलग है। ठीक है, अब ये तो हो गई है कि अलग अलग लोगों के अलग। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की समान शिक्षा की व्यवस्था है, ठीक है, समान शिक्षा या समान रोजगार या रोजगार के अवसर की समानता है, ठीक है, या रोजगार के अवसर की
समानता दी गई है, ठीक है। यह समान स्वास्थ्य व्यवस्था की गई है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन बुनियादी आवश्यकताओं को पहुंच नहीं रखते, ठीक है। जैसे कि विद्यालय खुले हुए हैं, लेकिन आपने देखा होगा कुछ जो गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, उनके सभी बच्चे विद्यालय तब भी नहीं जा पाते। या जो लड़कियां हैं गरीब परिवारों की, जिनके माता पिता काम पे जाते हैं, वो विद्यालय नहीं जा पाती। क्यों? जबकि सरकारी विद्यालय खुले हुए हैं, सबको समान अवसर है। और हमारे संविधान में प्राथमिक शिक्षा की गारंटी दी गई है कि भाई सबको प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। फिर भी क्यों नहीं जा पाती हैं? क्योंकि वो जो लड़कियां हैं या वो जो अन्य बच्चे हैं, वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए घर पर रुक जाते हैं, तो विद्यालय नहीं जा पाते। तो भले ही सबके लिए विद्यालय खुले हैं, लेकिन जब तक वो चलकर वहां नहीं आएंगे तब तक उनको कैसे विद्या प्राप्त होगी। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां पर उनकी पहुंच से परे हो जाती हैं। या कई बार ऐसा होता है कि स्वास्थ्य की उसकी डॉक्टर की फीस भरने के लिए लोगों के ऊपर पैसे नहीं होते हैं, है ना। या और भी, तो ऐसे समय में हमारे विचार बदल जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, सरकार को कुछ अच्छा करना चाहिए, सिर्फ स्कूल खोल देने से कुछ नहीं होता, इससे ऊपर उठ के कुछ करना होगा। जैसे कि मैंने कहा कि स्वतंत्रता पहले हमारे लिए क्या थी? सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति पाना। लेकिन आज स्वतंत्रता की परिभाषा बहुत व्यापक हो गई है। जब हम खुली हवा में सांस, हमारी एक आवश्यकता की जब पूर्ति हो जाती है तो हजार आवश्यकताएं फिर खड़ी हो जाती हैं, और धीरे धीरे हम और आगे और ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से तो यहाँ जो है समान शिक्षा या रोजगार के अवसर की समानता है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको समान कैसे रोजगार के अवसर मिल जाएंगे? तो फिर वही बात हो रही है कि समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। यानी अगर आपको क्लर्क बनना है या आपको शिक्षक बनना है तो आपको वो सारे मापदंड पूरे करने होंगे जो आवश्यक है। शिक्षक होने के लिए वही स्नातक हो, बीएड की डीएड किया हो, तो उन्हीं लोगों को रखेंगे। ऐसे थोड़ी कि कोई 10वीं पास है और वो शिक्षक बन जाएगा, है ना। तो समान व्यक्तियों के साथ समान। हाँ, ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति सेम नंबर वाले मार्कशीट वाला है और वो बीएड डीएड भी किए हैं, तो फिर उसको उसी डिग्री जो चाहिए वही सब वाला है, तो वहाँ समान व्यवहार होगा। फिर जिसके अंक ज़्यादा होंगे, जो भी उनकी या परीक्षा होगी उस आधार या इंटरव्यू लेंगे तो वो उनको सिलेक्ट करेंगे उसके आधार पर। तो यहाँ समान व्यवहार है और अवसर की समानता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए भी वैसे अवसर सृजित करने की यहाँ आवश्यकता है। सरकार को ऐसे काम भी करने पड़ेंगे कि जिससे लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वो समान अवसरों का लाभ उठा सके। तो यहाँ पर अलग से होगी। तो आप देखो कितनी सारी परिभाषा है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कई बार हम थोड़े से समृद्ध होते हैं तो हम क्या, हमारे घर में नौकर नौकरानी होते हैं, या हमने राष्ट्रवाद पढ़ा या धर्मनिरपेक्षता पढ़ी, तो हमने देखा कि आंदोलन हो रहे हैं, क्रांतियां हो रही हैं, तो हिंसा सही है। होता है ना, बीच में गांधी जी बहुत अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन अंत में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और उसमें हिंसा भड़की थी, तो अंग्रेजों ने कहा था कि आप क्या कर रहे हो, ये हिंसा हो रही है। तो उन्होंने कहा था इस हिंसा को भड़काने के लिए आप जिम्मेदार हैं, आपने ऐसी परिस्थितियां पैदा की हैं क्योंकि आपने निहत्थे लोगों के ऊपर ये किया है, वो किया। तो वहाँ गांधी जी भी समझ गए थे कि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं। तो जब वैसे होता ना, हिंसक घटना हुई थी चोरा चोरी की, और उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कहा था करो या मरो का नारा दिया था कि अब आपको करना ही पड़ेगा। उनको भी समझ में आ गया था इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कि ये जो अंग्रेज लोग हैं ये ढोल हैं, इनको जब तक पीटेंगे नहीं तब तक ये सुनने वाले नहीं हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों में जो है अलग अलग बातें हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो हिंसा नहीं जानते थे या सत्याग्रह नहीं करते थे, लेकिन जो है अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो वैसे ही हमारे सामाजिक विज्ञान में या हमारे कला में जो जितने भी विषय हैं उनमें अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग शब्दों पर ना जाकर उनकी भावनाओं पर, यानी कि हमारी तो न्यायपालिका भी भावनाओं पर जाकर उस परिस्थिति के अनुसार निर्णय देती है। और हमारे यहाँ संविधान में कई कानूनों के एक ही कानून की अलग अलग प्रकार से व्याख्या का प्रावधान भी है, इसीलिए अभी तक अपरिवर्तनशील है हमारा संविधान। तो ये व्यवहार में लाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती हैं, अलग अलग समय पर उसकी अलग अलग परिभाषा होती है। तो उसको हम व्यवहार में कैसे लाएंगे सिद्धांत को? तो ऐसे नहीं कर सकते हैं कैसे सेम कर सकते हैं, अलग परिस्थितियों में हमें अलग उपाय करने पड़ेंगे, है ना। तो यही पूरा था। इसके बाद अगले चैप्टर में जो है हम और पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम इसके बारे में और चलेंगे। उसके बाद हमारा ये समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिए अपना।
पढ़ाई करते रहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रोचक लगा होगा और पसंद आया होगा। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।